बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है वो मोमेंटम के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। जो न्यूमेरिकल जो हमने करे थे उसके फॉर्मूले का मैं रिकैप दे के आगे बढ़ूंगा। देखिए, अगर दो बॉडीज हैं उनके दरमियान इलास्टिक कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज होती हैं उन दो बॉडीज की, उनके लिए ये दो एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो अगर आपके पास कोई दो बॉडीज के दरमियान इलास्टिक कोलिजन हुआ है, ठीक है, तो आप ये दो एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है दो बॉडीज हैं, उनकी वेलोसिटीज ये हैं, कोलिजन से पहले मासेस ये हैं, कोलिजन के बाद वेलोसिटी निकालें तो उससे आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। हो सकता है ऐसे के पेपर में ये बजाय कि वेलोसिटी पूछी जाए आफ्टर कोलिजन, तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी एक पूछी जाए, बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज पूछी जाए, ये देखे तब भी आप ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो ये नहीं लग सकती। ये बात क्लियर है, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये नहीं कि डेटा देखा और आपने ये क्वेश्चन लगा दी। फिर उसके बाद अगर कोई नेचर ऑफ कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो कोलिजन भले इलास्टिक हो या ना हो, हमारे पास अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें जो है ना मोमेंटम कंजर्व होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम तो हम लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उस केस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा रहे होंगे। ठीक है, हमने इनके न्यूमेरिकल देखे थे, फिर इसका न्यूमेरिकल देखा था। इसके न्यूमेरिकल में हमने बस एक चीज देखी थी कि एक जगह पे हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा गया था रिकॉइल ऑफ द गन का, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा गया था। अगर वेलोसिटी ना पूछी जाए बल्कि इसके बजाय वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा जाए तो आप फार्मूला होता है v cos थीटा, और cos थीटा वो एंगल होता है जो एक्स एक्सिस से बन रहा होता है, तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। उसमें एक न्यूमेरिकल खासियत ये थी। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल आए थे, उसमें क्या किया था हमने, उस न्यूमेरिकल में ये क्या किया था हमने कि उन्होंने पूछा था कि अगर हम जब गन चला रहे हैं तो गन के नतीजे में, अगर मशीन गन चला रहे हैं और गन आपको पता है जब आप शूट करते हैं बुलेट तो गन पीछे की तरफ आती है, तो अगर हम उसको होल्ड करना चाहें बाय द फोर्स, मतलब स्टिफ होकर खड़े होकर होल्ड करना चाहें, अब मशीन गन है वो चलेगी तो बहुत सारी बुलेट से फायर हो रही होती है, तो मशीन गन पीछे की तरफ बार बार आएगी तो उससे चोट लगने का अंदेशा है, तो इसलिए उसको ना प्रॉपर्ली ग्रिप करना होता है फोर्स के पोजीशन में, तो वो पूछी आती है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप जो है ना जिस फोर्स से गन बुलेट्स आगे आएगी उसी फोर्स से जो है ना गन पीछे आएगी और वही फोर्स चाहिए होगी गन को होल्ड करने के लिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आप वो निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हमें लास्ट क्लास में किए थे, और ये जो है ना बस इनका डिफिकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, ना ये कोई लेंथी न्यूमेरिकल थे। एक न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में नहीं कराया था इसलिए था कि आप वो बर्डन ना हो जाए। ठीक है, तो अब मैं वो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ और यही न्यूमेरिकल आज हम करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, मोमेंटम का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पहले जब हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था और लॉ और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाया था। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, तो हमने कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाया था। ठीक है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाया था, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज की थी हमने। ठीक है, अच्छा, अब कुछ जगहों पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लग सकता है। मिसाल के तौर पे कहां पर लग सकता है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था एनर्जी की ना दो टाइप्स होती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन और पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी मूव कर रही है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी मूवमेंट की वजह से, काइनेटिक एनर्जी है। यही हम आप मार्कर है, ये मेरे हाथ में, ये पोजीशन पे, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, अभी नजर नहीं आ रही, पोटेंशियल छुपी हुई है ना, पोटेंशियल हम कहते ही उसको है जो छुपा हो। तो जैसे ही इसको मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो इसमें एनर्जी थी तभी तो नीचे गया। ठीक है, अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में जो है ना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता तो आपको पता है एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही और टोटल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, एनर्जी तो कंजर्व ही रहती है, तो ज़ाहिर पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं होती। तो अगर फॉर एग्जांपल इलास्टिक कोलिजन ना हो ना और कन्वर्जन हो रही हो काइनेटिक की पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही हो, तो ये बात याद रखिए कि टोटल जो है ना एनर्जी सेम रहेगी। जब टोटल एनर्जी यहाँ पर सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में। मिसाल के तौर पर काइनेटिक एनर्जी 5 जूल बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल कम हो जाएगी। 5 का अगर यहाँ फर्क आया वहां 5 का फर्क आ जाएगा। 10 जूल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये जो है ना आपस में जो चेंज होगा वो बराबर होगा।
ठीक है, इसी अगर ये बराबर होगा तभी तो एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, अब हम जो नया फार्मूला मैंने स्किप कराया था ये पढ़ाते हुए उस वक्त, तो आप भी मैं वो उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने कहा था कि मैं भी क्या समझाऊं, जब वक्त आएगा तो समझा दूंगा। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी में गेन आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस के बराबर होगा। ठीक है, अब वहां पर जो न्यूमेरिकल है वो इस नौइयत का, इसलिए मैं ये बात लिख रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पर काइनेटिक एनर्जी का गेन आएगा और पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। ये भी हो सकता है कि किसी केस में आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन में एनर्जी लगा रहे हो, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी में गेन आ रहा हो, काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा हो, तो वहां पर जो है ना पोटेंशियल एनर्जी का गेन बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के लॉस के। लेकिन अगर वहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, तो जो गेन होगा काइनेटिक एनर्जी का वो बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के लॉस के। अच्छा, हमारे पास दो बॉडीज हैं, मास उसका एक का m1 है और एक बॉडी का मास m2 है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैसे फॉर्मूला होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ऐसे करता हूं नीचे करके थोड़ा सा लिख लेता हूं ना इसको, यहां लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² ना, तो एक बॉडी होती है टोटल मास उसका यही इसी में आ रहा होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। अब अगर सिस्टम में दो बॉडीज हैं तो उनके मास प्लस होगी, यहां पर लिखेंगे आप, तो बजाय कि आप m लिखने के आप टोटल मास लिखा जाएगा ना, टोटल मास तो दो मासेस है तो m1 प्लस m2 कर देंगे इसी जगह पे। और इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, तो जब एक बॉडी है तो टोटल बॉडी टोटल मास m ही है तो mgh लिखा हुआ है। अगर हमारे पास दो मासेस है m1 m2 तो ये प्लस हो गया m बनेंगे ना फिर, तो फिर हमारे पास जो टोटल मास होगा वो m1 प्लस m2 gh होगा। ठीक है, अब आगे हम चल लेते हैं, यहाँ पर m1 प्लस m2 से कट जाएगा, ये बच जाएगा हाफ v² इक्वल टू gh। ठीक है, 2 को उधर भेज दें तो v² 2gh के बराबर होगा और v हो जाएगा √2gh के बराबर। ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है और ये इस्तेमाल हो रही होती है बहुत सारे केसेस के अंदर। ठीक है, तो जहां पर भी गेन आ रहा होता है काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल लॉस आ रहा होता है, वहां पर v √2gh के बराबर होता है, और ये जो है ना बहुत कॉमनली इक्वेशन यूज हो रही होती है। और ये हम जब एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं उसमें जैसे मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल करना है ना, तो हम पहले से ही स्टूडेंट को गाइड कर देते हैं इस तरह का न्यूमेरिकल है तो v को √2gh का केस है नहीं, लेकिन उसमें कुछ लवाजमात है वो आपने थोड़े से देखने होते हैं। ठीक है, तो यानी इक्वेशन देखना होता है कि कहाँ लग सकती कहाँ नहीं लग सकती, ये चीज़ है। तो डायरेक्ट ऐसी इक्वेशन नहीं लगा सकते, लेकिन बहरहाल आपको बता दिया दिखा कैसे लगना है इस इक्वेशन में, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें कोई खास बात नहीं है, बस खास बात ये है कि टोटल मास अगर आप ले लें तो वो m1 प्लस m2 के, तो हमने वही करा है, बाकी हमने सेटल किया है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल तो मैंने लास्ट क्लास में करा दिए थे सारे, अब हम आज न्यूमेरिकल करना है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सारे करा दिए थे मैंने। ठीक है, और कोई रिवीजन करना है इनका तो वीडियो तो अब आपके पास ऑप्शन है, तो आप ये रिवाइज करके देख लें तो वो समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल गालिबन हमने ये 6 न्यूमेरिकल कर लिए थे। ठीक है, अब हमारे पास ये 7वां न्यूमेरिकल है। अब बहुत सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ हमने इसको करना है, बल्कि 7वां भी ये कर लिया था ना, 8वां न्यूमेरिकल होगा। अब इसको बहुत सुकून और इत्मीनान से आपने देखना है। ठीक है, ये भी कुछ बुलेट का ही नजर आ रहा है कि गन नहीं है इधर ना, वुडन ब्लॉक को नजर आ रहा है। कह रहे हैं 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 kg वुडन ब्लॉक दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। एक 50 ग्राम की बुलेट है, ठीक है, उसको फायर किया गया है 10 kg के वुडन ब्लॉक में। ठीक है, तो ये गन वाला केस नहीं है। ठीक है, जैसे गन थी ना, गन में केस ये होता है गन से आप फायर करते हैं, तो जब आप गन से बुलेट फायर करते हैं तो गन और बुलेट जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, फिर उसके बाद कुछ और वेलोसिटी हो जाती है, उसमें से कोई एक गिवन होती है दूसरी निकालनी होती है, हम कर चुके हैं ना। तो ये वो केस नहीं है, इसमें ये कि स्टार्टिंग हम यहाँ से ले रहे हैं कि 50 ग्राम की बुलेट है, उसको फायर किया जा रहा है एक वुडन ब्लॉक में, एक लकड़ी के ब्लॉक में एक जो है ना गोली लग रही है आके। ठीक है, 50 ग्राम की बुलेट है और 10 kg के वुडन ब्लॉक में आके लग रही है। वो वुडन ब्लॉक इस तरीके से उसको सस्पेंड किया हुआ है एक लॉन्ग कॉर्ड से, ताकि वो पेंडुलम की तरह स्विंग कर सके। यानी ये जो वुडन ब्लॉक है इसको हमने सस्पेंड किया हुआ है एक लॉन्ग कॉर्ड की मदद से, और इस तरह की वो पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है। आप लोगों ने पेंडुलम पढ़ा होगा ना, मैट्रिक में पढ़ा होगा
याद है ना, पेंडुलम प्रैक्टिकल वाला भी कहते हैं मैट्रिक में। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम एक ऐसी डिस्क्रिप्शन को समझ ले कहते हैं, अगर यहाँ पर एक सिस्टम है जिसका मास एक एंड पे लाया करता है तो पेंडुलम कहलाता है। मैट्रिक में डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर, अ स्ट्रिंग दैट इज कनेक्टेड एंड दैट इज सस्पेंडेड, इस तरह की डेफिनेशन है। वो अपनी जगह पे, वो तो उसकी ना कंपोजिशन बताई जाती है। असल पेंडुलम की डेफिनेशन ये, हालांकि हम इंटर में भी ये डेफिनेशन पढ़ा रहे थे पेंडुलम की, लेकिन असल डेफिनेशन पेंडुलम की है कि वो सिस्टम जिसका मास एंड पे लाई करे वो क्या कहलाता है? पेंडुलम कहलाता है। जैसे कि ये होता क्या है, मैट्रिक में याद होगा आपने क्या किया था, एक स्फेयर की बॉल ली थी मेटल की जो कि हैवी थी, उसको आपने धागे से लटका दिया था। तो धागे का कोई मास नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा मास किस चीज का होता है? उस स्फेयर का होता है। तो उस स्फेयर का मास जो होता है वो एंड पे लाई कर रहा होता है ना, बिल्कुल, तो इसलिए हम उसको पेंडुलम कह रहे होते हैं। इस तरह ये एक जो है ना कॉर्ड से इसको सस्पेंड किया हुआ है और ये 10 kg का भारी सा वुडन ब्लॉक है, तो सारा मास सिस्टम कहाँ पर लाया कर रहा है? एंड पे लाया कर रहा है, तो एक पेंडुलम है। ठीक है, तो हमारे पेंडुलम की जब केस आएंगे, जब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी फिलहाल तो इसी चीज को हम देख लेते हैं कि हमारे पास 10 kg का वुडन ब्लॉक है, उसको एक लॉन्ग कॉर्ड से हम सस्पेंड किया हुआ है इस तरह कि वो पेंडुलम के तौर पे स्विंग कर सकता है। If the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 cm, what is the speed of the bullet? जब बेटा यहाँ पर बुलेट आएगी और इसके ब्लॉक में जब लगेगी, आके इसके अंदर धसेगी, तो यहाँ पर पेंडुलम नहीं रुका रहेगा, बल्कि वो क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, वो बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का जो है ना वेट लाई कर रहा होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब ये मिसाल के तौर पर ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर में होता है, तो ये वो पॉइंट जहां पर बॉडी का वेट लाई कर रहा होता है। अब वेट देखें, बॉडी जो है उस पर वो तो एक उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो हर पॉइंट का अपना अपना वेट होता है, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्टेंट होता है वेट का, वो जहां पर लाई कर रहा होता है, ओवरऑल वेट है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वेट का, वो उसको हम एक पॉइंट पे कंसिडर कर रहे होते हैं। जैसा कि स्फेयर का सर्किल सेंटर में होता है, स्क्वायर का भी सेंटर में होता है, और रेक्टेंगल भी सेंटर में होता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर हम सपोज कर रहे होते हैं कि बॉडी का सारा वेट लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट बाद में आया, अभी बाद में समझाऊंगा, फिलहाल अभी इसको ऐसे समझेंगे। तो ये से मेरे को एक मिसाल समझा दिया, तो मतलब जितना रिक्वायरमेंट थी तुम्हारे लिए उतना समझा दिया। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से डिस्प्लेस होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो 10 सेंटीमीटर उड़ जाता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट? तो बुलेट किसी स्पीड से आ रही थी। देखिए हुआ क्या है, एक तो ये क्या, पहली बात ये कि मैं ऐसे कर लेता हूँ, बुलेट को ना m1 ले लेता हूँ, मास m1 ले लेता हूँ उसका, और इसका मास m2 ले लेता हूँ। तो पहला केस तो ये कि हमारे पास ये सेकंड बॉडी है और बुलेट फर्स्ट बॉडी है। तो पहली चीज तो ये कि ये जो चीज है ना, ये रेस्ट की हालत में थी, और इसका वेट कॉलिजन से पहले ये रेस्ट की हालत में थी। इसको 2 से मैं वो कर रहा हूँ, सिग्निफाई कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी u2 0 हो जाएगी। कॉलिजन से पहले बॉडी 2 है, तो ये 2 आ गया। कॉलिजन से पहले वेलोसिटी u होती है, बाद में v होती है, तो u2 क्या हो गया? 0 हो गया, और मास m2 क्या हो गया? 10 kg हो गया। ये आ गया बुलेट आई जो 50 ग्राम की है, और वेलोसिटी u से आई, और क्या हो गई? इसके अंदर एंटर हो गई। तो जैसे ही इसके अंदर एंटर हुई, तो ये जो है ना मूव कर गया। और ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में हुआ ना, जहां पर बॉडी का वेट लाई कर रहा हुआ, अगर वो 10 सेंटीमीटर राइज हो जाता है, ठीक है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट? बुलेट की स्पीड क्या होगी? तो अब यहाँ पर पूरी पिक्चर सामने है, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक 10 ग्राम की बुलेट थी, ठीक है, सॉरी 50 ग्राम की बुलेट थी, वो फायर की गई इसके इस ब्लॉक के अंदर, और जैसे ही फायर होगी तो क्या होगा? ये अपनी जगह से मूव कर जाएगा। कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हुई है कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो 10 सेंटीमीटर मूव करा है, तो जो बुलेट आई है यहाँ से उसकी स्पीड क्या थी? अच्छा एक बात गौर करिएगा, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कॉलिजन से पहले जो वेलोसिटी होती है, बिफोर कॉलिजन जो वेलोसिटी होती है वो u होती है, ठीक है, और आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटी होती है वो v होती है, ठीक है। तो कॉलिजन से पहले दो बॉडीज हैं, तो u1 u2 जाती है, ये रिजल्ट करती है u1 और u2 में, ठीक है। इस तरह ये रिजल्ट करती है v1 और v2 में। लेकिन असल बात ये है कि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जब वुडन ब्लॉक जब बुलेट वुडन ब्लॉक को आके लगती है, दल जाती है, तो उसके बाद दोनों साथ मूव करते हैं, तो दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे, तो जो बुलेट की वेलोसिटी जो है v1 वो भी v के बराबर होगी, और v2 जो है वो भी v के बराबर सेम होगी ना। तो बजाय इसको v1 v2 लिखने के मैंने v लिख दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, डेटा मुरतब कर लेते हैं। M1 50 ग्राम है बुलेट का मास, हर 1000 से डिवाइड कर दें केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर M2 10 kg है वुडन ब्लॉक का मास जो है। फिर U2 0 है, जब हमारे पास वुडन ब्लॉक में गोली एंटर होने से पहले, कॉलिजन होने से पहले, बुलेट एंटर होने से पहले आपके पास वेलोसिटी 0 थी, तो U2 0 हो गया। U1 0 नहीं है, बुलेट स्पीड से आ रही है और वही हमें निकालना है इसमें। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ब्लॉक इस तरीके से डिस्प्लेस हुआ कि हाइट जो है उसकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कितना शिफ्ट हो गया, 10 सेंटीमीटर राइज हो गया। ठीक है, नहीं ब्लॉक जो है ना, इससे समझ में आया कि ब्लॉक जो है वो 10 सेंटीमीटर राइज हो गया अपनी इनिशियल पोजीशन से। अब रिक्वायर्ड क्या है, U1 वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक चीज आप गौर करें, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। ठीक है, तो वाज़ेह तौर पे ये तो हमारे केस में वाज़ेह नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है ना कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर एक बात आपको मैं वजाहत के साथ एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, 6 चीजें होती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना कॉलिजन के बाद वेलोसिटी जो है वो वुडन ब्लॉक की और बुलेट की सेम है, तो V1 V2 नहीं है, V है हमारे पास। तो पहले 6 होती थी, 5 चीजें हो गई, लेकिन बाकी चीजें भी हमें गिवन नहीं है, बाकी चीजें भी हमें गिवन नहीं है। जैसे पहले 6 चीजें होती थी, 5 गिवन और छठी निकाल लो, चलो आज 5 है क्योंकि जो है ना V1 V2 V के बराबर हो गया, तो हमें 4 चीजें यहाँ गिवन है, 4 चीजें गिवन नहीं है, M1 M2 और U2 गिवन है। ठीक है, 5 मैंने बताया ना, एक इक्वेशन एक ही अननोन निकाल सकती है, अब इसमें 5 अननोन रह गए। एक तो चलो 2 तो सेम हो गए, 6 से 5 तो हो गए, लेकिन 5 में से 4 गिवन नहीं है बल्कि 3 गिवन है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा हमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर लगानी पड़ेगी, तो वो मैंने आपको बता दिया कैसे लगेगी। शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया लॉ, यहाँ पर जो काम हुआ है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस आया इस इक्वेशन के थ्रू हम जो है ना अपना काम कर रहे होंगे। यहाँ पर फिनोमेना क्या हुआ, देखिए क्या यहाँ पर तो ऐसी बात है, कोई और इक्वेशन लाने के बजाय ये होता है कि जो चीज हो रही होती है उसी की कोई इक्वेशन हम जो है ना यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया, पोटेंशियल एनर्जी में गेन आया। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जब बुलेट एंटर हुआ ना, जबकि बाद उसके बाद जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया है और पोटेंशियल एनर्जी में गेन आया। ठीक है, तो मास जो है ना वो M1 प्लस M2 हो गया। ठीक है, बुलेट और वो वुडन ब्लॉक साथ मूव कर रहे हैं, तो सिस्टम का जो मास है टोटल वो M1 प्लस M2 लिख दिया आपने। अच्छा, जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो V है। ठीक है, तो V स्क्वायर हो गई वेलोसिटी, और हमारे पास इसी तरह mgh है, उसमें M1 M2 आ गया, और जिस हाइट पे राइज हुआ है वो h है, तो mgh हो गया। तो कुछ नहीं, mgh है वहां से पहले भी समझा चुका हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या, काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया मेरा बेटा और पोटेंशियल में गेन आया। शुरू में मैंने ऐसा लिख दिया था कि काइनेटिक एनर्जी में गेन है, पोटेंशियल में लॉस है, तो वो भी एक केस हो सकता है। ठीक है, भले कुछ भाई ये तो कन्वर्जन है ना, एक में गेन है एक में लॉस है, फॉर्मूले तो वही रहेंगे। तो बहरहाल इस केस में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा है, क्योंकि जब बुलेट में एंटर होगी बुलेट में तो उसमें वेलोसिटी भी आ गई। अब वो वेलोसिटी कम होगी और ऊपर की तरफ चीज जा रही होगी, फिर वो वापसी आएगा, तो फिर जो है ना जब ऊपर चला गया तो वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर वापस आएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। तो अभी तो हम लोग ये ले रहे हैं कि लॉस आया काइनेटिक में और पोटेंशियल एनर्जी में गेन आया। ठीक है, तो ये तो हमने वहां पर ही देख लिया था, V√2gh के बराबर आ गया। तो वैसे अभी मुझे पता है कि V जो है ना, G भी पता है, H भी पता है, चाहो तो V निकाल सकते हो यहाँ से, लेकिन चलो मेरी एक आदत है कि मैं लॉस कंजर्वेशन मोमेंटम पहले लगाता हूँ, तो आपकी मर्जी है, आप पहले V यहाँ पर √2gh निकाल लें, फिर पुट कर लें तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन आज जरा मैं डिफरेंट ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं यार मुझे नहीं पता क्या होगा, पहले तो मैं कंजर्वेशन मोमेंटम लगाऊंगा, जैसे होता है ना हमारी स्ट्रेटेजी कंजर्वेशन मोमेंटम लगाऊंगा, फिर देखूंगा क्या करना है। अभी तो हमने पहले ही हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं कि पहली स्टेज में गिवन निकाल लिया, रिक्वायर्ड निकाल लिया, फॉर्मूला निकाल के डिसाइड कर लिया कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम एक ना वैसा अंदाज से करते थे, पता नहीं, चलो मोमेंटम की इक्वेशन लगा ली। तो M1 रख लिया, U1 रख लिया, U1 तो आपको निकालना है, U1 नहीं पता, U1 आ जाएगा, U2 0 है, M2 यहाँ मौजूद है, M1 यहाँ रख लिया, V1 V हो गया, V2 भी V हो गया और M2 इस तरीके से आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो U1 वेलोसिटी हमें निकालनी है वो बराबर आ जाएगी 201 V के, ये इक्वेशन नंबर 1 के लाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको V मिल जाए तो U1 निकल जाएगा, तो वही कंजर्वेशन एनर्जी अप्लाई कर लिया, यहाँ से V निकाल लें तो ये V 1.4 मीटर पर सेकेंड आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर लें उसको, तो आपके पास जो है ना वो U1 निकल के आ जाएगा।
तो पहले मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, उसके थ्रू मैंने u1 निकली, लेकिन u1 जो है ना वो इक्वेशन की फॉर्म में निकली, v की फॉर्म में निकल रही है मेरे पास, यानी u1 हमें जो है ना वैल्यू की फॉर्म में ही निकली, इक्वेशन की फॉर्म में निकली, फिर हमने v इस तरीके से लगा के निकाल लिया। आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो पहले आप ये लगा ले, v निकाल ले, फिर u1 निकाल ले। लेकिन देखिए होता क्या है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो अभी तो शुरू में इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती थी, चीजें पता नहीं थी, अब थोड़ा सा हमारा ना लेवल डेवलप हो रहा है। तो अगर मिसाल के तौर पे आपके पास आप एक यूज करते हैं ना, एक मेथड यूज करते हैं या एक इक्वेशन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो अगर वो कहीं पर जाके स्ट्रक हो जाती है, आप उसको इक्वेशन बना के छोड़ दें। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दिया, अब मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है। पहले मैंने क्या किया, थोड़ा हल्का चल रहा है, पहले मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दिया। अब पीछे की बात को छोड़ दें आप, पहले मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दिया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से इक्वेशन आ गई। अरे यार ये तो मेरे पास जो है निकला ही नहीं भाई, ये तो u1 तो निकली नहीं, v चाहिए। अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और किया तो हाँ यार वो यहाँ पर क्या हो रहा है, बुलेट जब मूव कर रही है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 10 सेंटीमीटर राइज हो रहा है, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी में गेन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी लॉस है, पोटेंशियल एनर्जी गेन है। तो ये मैंने लगा लिया v/T आगे इससे कम कर लिया। ठीक है, अब ये वाला न्यूमेरिकल बजाय कि इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसी जैसा ही न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो होता ये है कि ये ना मुख्तलिफ मरतबा पेपर्स में आए हैं। ठीक है, तो 5 पेपर के न्यूमेरिकल मैं कवर कराता हूँ सारे, तो ये नहीं सिर्फ बुक के करा रहा हूँ, सारे करा रहा हूँ। तो और भी कोई न्यूमेरिकल होंगे तो एडिशनली इसकी क्लास भी रख लेंगे, वैसे ज़्यादातर मैं इसमें कवर्ड है मेरे लेक्चर्स में न्यूमेरिकल जो है। तो ये होता ही है कि वैल्यूज बदल के आ जाते हैं, किसी अलग अंदाज से न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड करके बच्चों को कराए थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 100 ग्राम की बुलेट है, उसको 12 kg के ब्लॉक में फायर किया गया है इस तरीके से कि वो सस्पेंड हुआ है लॉन्ग कॉर्ड से। ये वुडन ब्लॉक है, लॉन्ग कॉर्ड से सस्पेंड हुआ है और 12 kg इसका मास है और 100 ग्राम की बुलेट इसमें एंटर हो रही है। If the bullet is embedded, is embedded in the block and the block rises by 5 centimeter, what is the speed of the bullet? अब बुलेट इस तरीके से आती है और इसमें जो है ना धंस जाती है। एम्बेडेड का मतलब होता है, एम्बेड का मतलब होता है धंस जाना, तो वो उसमें धंस जाती है ब्लॉक में और हमारे पास जो है ना 5 सेंटीमीटर राइज करते हैं, तो क्या स्पीड होगी बुलेट की। पहली बात है हम जो है ना उसको बुलेट को 1 कह रहे हैं और ब्लॉक को 2 कह रहे हैं। तो इसकी जो वेलोसिटी कोलिजन से पहले वो आपको पता है u2 जाएगी, क्योंकि वो कोलिजन से पहले वेलोसिटी u होती है, मास m2 हो जाएगा। ये बुलेट है, इसके बाद 100 ग्राम है और u1 से स्पीड से मूव करी आती है, इसमें एंटर होती है, उसमें धस जाती है और ये मूव कर जाता है ब्लॉक बाकायदा तौर पे। इस तरह के बुलेट और ब्लॉक साथ मूव करते हैं। जब बुलेट और ब्लॉक साथ मूव करते हैं तो इन दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, v1 v2 दोनों v के बराबर हो रहे होते हैं। और साथ में इन्होंने आपको ये बताया कि यहाँ पर जब मूव करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, सेंटर में ना सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर ली कि 5 सेंटीमीटर राइज कर जाता है। बहुत अच्छी बात है। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बुलेट निकालनी है, तो हमने u1 निकालना है। हमने अपना सारा डेटा यहाँ पर लिख लिया, m1 लिख लिया, 100 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया 1000 डिवाइड करके केजी में, m2 लिख लिया, u2 वुडन ब्लॉक की स्पीड है कोलिजन से पहले वो 0 वो लिख ली। हमारे पास जो ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हुआ है, तो यानी मतलब कि कितना ब्लॉक अपनी पोजीशन से ऊपर आया, वो 5 सेंटीमीटर ऊपर आया, तो वो हमने लिख लिया। ठीक है, रिक्वायर्ड हमें क्या है, स्पीड ऑफ द बुलेट। तो हमने पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे, फिर कंजर्वेशन एनर्जी लगा लेंगे। तो अभी बजाय में कि मैं फॉर्मूले को समझाऊं, मैं वैसे ही आपको न्यूमेरिकल समझाता हूँ। आपने कहा देखो भाई यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई हो सकता है, लगा लो मेरे भाई, आपने लगा लिया इसको। ठीक है, m1 m2 रख लेंगे आप, u2 0 है, u1 ही आ जाएगा और v1 v2 दोनों v के बराबर होंगे, क्योंकि वुडन ब्लॉक और बुलेट एक साथ एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं कोलिजन के बाद। ठीक है, चले आगे सॉल्व कर लें इसको। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। तो आपको u1 निकालना है, तो 0.1 को उधर क्रॉस कर दें तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लिया। अब यहाँ हम फंस गए, हमने यहाँ पर इक्वेशन बना दी। अब मुझे यहाँ पर v चाहिए तो u1 आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैसा कि वुडन ब्लॉक राइज हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में गेन आया है और काइनेटिक एनर्जी में क्या है, लॉस है। उल्टा लिखा हुआ इधर, काइनेटिक एनर्जी में लॉस है, पोटेंशियल एनर्जी में गेन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला लगा लिया, हाफ mv² और mgh लगा लिया। यहाँ पर एक मास नहीं 2 मास से दोनों को प्लस करके लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ पर g पता है, h भी पता है, वेलोसिटी निकल गई, तो v आपका निकल गया। इक्वेशन में पुट कर लें, u1 आ जाएगा। तो आप लोग अगर रिजल्ट लिखना चाहते हैं रिजल्ट लिख सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 119.78 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो एक ही न्यूमेरिकल आज मैं करा रहा हूँ और ये अच्छा न्यूमेरिकल था, आसान न्यूमेरिकल था, इसमें ऐसा कोई ख़ास बात नहीं थी, ठीक है। ऑल्दो थोड़ा सा इसमें टेक्निक थी सॉल्व करने की, बाकी आसान न्यूमेरिकल है मोमेंटम के, इतने कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। तो अब एक साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल ना हो जाए कल, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल कल छुड़वा दिया था, नहीं कराया था। लेकिन बहरहाल वो न्यूमेरिकल जो मैंने कराए थे वो थोड़ा स्पीड में कराए थे, तो आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा रोक रोक के देख लें। और देखिए एक बात बता दूँ आपको, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई चीनी है जो मैंने गिलास में घोलनी है आपको पिला देनी है, आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मेरा जो पढ़ाया हुआ तरीका है ना, उसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी लेवल हो जाती है, लेकिन अगर बच्चा इसकी प्रैक्टिस कर ले तो वेल एंड गुड हो जाता है। और फिर ये होता है कि आप जैसे अभी आपने पढ़ लिया, आपने और चैप्टर पढ़ लिए 5-6, आपको मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ याद नहीं आ रही इस वक्त, तो आपको अभी तो इतना एडिड बेनिफिट है कि वीडियो से के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, तो आपने वीडियो उठा के देख ली एक मरतबा, तो वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के कॉन्सेप्ट आते हैं और ये आपके फिंगर टिप्स की चीज़ें आ जाती हैं। अभी तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट, एंड ऑफ द कोर्स, ये फिंगर टिप्स से होता है कोर्स हमारा, और हम बड़े कामयाब तरीके से पेपर भी कर रहे होते हैं। और आगे अगर मैं जैसे ज़रूरत पड़ती है इसकी एप्टीट्यूड के अंदर, या आगे कोई इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, कहीं भी मेडिकल के स्टूडेंट जैसे एप्टीट्यूड में उनका टफ होता है, तो वहाँ बड़ी ये चीज़ें काम आती हैं। तो वहाँ ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है ना बिल्कुल हलवे की तरह है। तो मेहनत कर लो, आपको फ़ायदा होगा। अभी तो वैसे ही टाइम है आपके पास, हाँ, पेपर में भी तो इसलिए अच्छे से तैयारी कर लो। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।